दोस्तों, ये बात गुलाम भारत की है, जहां एक बार एक बच्चे ने अपने पिता की बंदूक को खेत में दबा दिया। जब पिता ने पूछा कि बंदूक कहाँ है, तब बच्चे ने बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बंदूक को खेतों में दबा के आया हूं। जब कई बंदूकें हो जाएंगी तो उनसे लड़ने में आसानी होगी। कौन था ये वीर जो बंदूक बोता था और कलम से वार करता था, जो कि फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी था, जिसका सपना सिर्फ आजादी नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे का था। पर इतिहास ने उसके इस रिवोल्यूशनरी पर्सोना के एंगल को बहुत जस्टिस नहीं दिया और उसे बस एक बंदूकधारी देशभक्त तक सीमित कर दिया। यह रिवोल्यूशनरी कौन थे? दोस्तों, आज तक आपने देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो भी सुना है, उसका सारा लबो-लुबाब बस यही निकल कर आया कि भारत में दो तरीके के क्रांतिकारी थे। एक जो नॉन वायलेंट थे, शांति से प्रोटेस्ट करके उन्होंने आजादी के लिए स्ट्रगल किया। दूसरे वो थे जो थे बड़े ही गर्म खून के, बात बात पर निकाल देते थे हैंडमेड पिस्तौल। बागी किस्म के ये नौजवान पढ़ते थे कार्ल मार्क्स, मूंछों पर ताव देकर शान से लड़ते थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। इनके बारे में कहा तो ये जाता है कि ये योद्धा अपनी पिस्टल और बाजुओं पर ज्यादा भरोसा करते थे और शांति से इनका इनकलाब आना जैसे मुमकिन ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि गर्म मिजाजी के सबसे बड़े लीडर जिन्होंने दिल्ली असेंबली पर बम गिराया, जिनके ऊपर न जाने कैसे कैसे कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगते रहे, जो ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम किए हुए थे, जिन्हें पिस्तौल और बम बनाना बखूबी आता था, वो तो असल में सदी के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से एक थे। सिर्फ हथियार ही नहीं, उन्होंने कलम का जादू भी उतना ही बिखेरा। तो आखिर आज तक ये सच क्यों सामने नहीं आया कि उन्हें पिस्तौल की गोली से ज्यादा विचारों की क्रांति पर भरोसा था? तभी तो उन्होंने पूरे शान से कहा था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। तो क्या यह योद्धा सिर्फ देशभक्त ही थे या उससे कहीं ज्यादा? क्या उनके विचार अंग्रेजी हुकूमत तक सीमित थे या वो सोचते थे इससे कहीं ज्यादा और आगे? इस योद्धा के बारे में ये भी शायद बहुत ही कम लोगों को पता है कि समुद्र सा गहरा उनका देश प्रेम तो था, उससे भी कहीं ज्यादा गहरा था उनका प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनलिज्म। तभी तो जहां उनके कलम से देश प्रेम के गीत निकले, वहीं उनकी कलम से निकला एक वासुदेव कुटुंबकम का ये जज्बा। यहाँ कितना महान आदर्श है, हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना हो। वो कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा। वो दिन जब ये आदर्श स्थापित होगा, उस दिन यहाँ कह सकेंगे कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई को छू लिया है। इस ऑडियो सीरीज के नायक की हस्ती कुछ ऐसी है कि अपने आखिर के पल में भी ईश्वर को याद किए जाने का कहने पर उनका जवाब था कि पूरी उम्र मैं नास्तिक था, अगर अब मौत से डर कर ईश्वर से शरण मांग ली तो डरपोक कहलाऊंगा। इस नायक ने अपनी जिंदगी में भरपूर किताबें पढ़ी और कई आर्टिकल्स लिखे, पोएट्री लिखी। इनके लाइफ के 3 प्रिंसिपल थे जिस पर वो हमेशा डटे रहे। बचपन से ही तीव्र बुद्धि के यह योद्धा कई बड़ी इंटरनेशनल आइकन से इन्फ्लुएंस्ड थे। समाज और सत्ता को देखने का इनका नजरिया इनके कंटेम्प्रेरीज से बिल्कुल अलग था। आखिर इस वीर की जिंदगी में ऐसा क्या घटा जिसने इन्हें नास्तिक बना दिया? तो कौन है हमारे इस ऑडियो सीरीज के नायक जिनके 3 प्रिंसिपल्स कोई ठीक से न समझ पाया? उससे ज्यादा जरूरी, आखिर क्या थे ये 3 प्रिंसिपल्स जिसने इस हीरो को हर दौर के लिए रेलिवेंट और इमॉर्टल बना दिया? सुनने के लिए जुड़े रहें हम और जानें इस हीरो के लाइफ के अनटच्ड पहलू आगे के एपिसोड्स में। बचपन। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर को पंजाब सूबे के लायलपुर जिले के बावली गांव में हुआ था। अब ये गांव पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह को देशभक्ति की भावना अपने घर से ही मिली थी। इनके पिता और चाचा दोनों अपने देश के आजादी के दीवाने थे। भगत सिंह के दादा को अंग्रेजी हुकूमत से इतनी नफरत थी कि वो अंग्रेजों के एक एक निशान को मिटा देना चाहते थे। जब भगत सिंह पढ़ने लिखने की उम्र में आए तो परिवार में चर्चा चली कि पढ़ाई के लिए किसी अच्छे स्कूल में भगत सिंह का दाखिला करा दिया जाए। लेकिन दादा को ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं था कि उनका पोता उस किसी भी स्कूल में पढ़ाई करे जिसका नाम अंग्रेजों से जुड़ा हो। उन्होंने भगत सिंह को ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाने से बिल्कुल मना कर दिया था और यही वजह थी कि इनका दाखिला आर्य समाज के स्कूल में करा दिया गया। हिंदुस्तान के लिए भगत सिंह की दीवानगी इसी माहौल में रंग लाई। मैं बंदूक बोता हूं। भगत सिंह के भीतर आजादी को लेकर कितनी बेचैनी थी, इसका सबूत उनके बचपन के एक वाकये से मिलता है। तब उनकी उम्र महज 5 साल की थी। आम बच्चों की तरह वो भी अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। इसके लिए वो अपने साथियों को 2-2 टोलियों में बांट दिया करते थे। वे एक दूसरे पर हमला करके युद्ध का अभ्यास किया करते थे। इस अभ्यास में उनकी वीरता, धीरता और निर्भीकता के अभ्यास का आभास मिलता था। एक बार सरदार किशन सिंह अपने बेटे भगत सिंह को लेकर अपने दोस्त नंद किशोर मेहता के पास उनके खेत पर पहुंच गए। दोनों दोस्त आपस में बातचीत करने में लग गए और भगत सिंह अपने खेल में। लेकिन अचानक नंद किशोर मेहता का ध्यान भगत सिंह के खेल की ओर गया।
भगत सिंह मिट्टी के ढेरों पर छोटे छोटे तिनके लगाए जा रहे थे। नंदकिशोर मेहता को भगत सिंह पर स्नेह आ गया और नंदकिशोर मेहता ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? भगत सिंह ने जवाब दिया, भगत सिंह। मेहता ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने तनकर जवाब दिया, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। मेहता ने चौंकते हुए पूछा, बंदूकें? भगत सिंह ने गंभीर होकर जवाब दिया, हाँ बंदूकें। मेहता ने पूछा, ऐसा क्यों? भगत सिंह का जवाब था, अपने देश को आजाद कराने के लिए। मेहता की जानने की ख्वाहिश बढ़ी, आगे पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? भगत सिंह ने बेसाख्ता जवाब दिया, देशभक्ति, मुल्क की खिदमत। नंदकिशोर मेहता ने नन्हे से भगत सिंह को बड़े स्नेह के साथ अपनी गोद में उठा लिया। मेहता भगत सिंह के जवाब से दंग थे। उन्होंने सरदार किशन सिंह से कहा, भाई तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे घर में ऐसे होनहार व विलक्षण बच्चे ने जन्म लिया है। मैं इसे दिल से दुआ देता हूँ। तुम्हारा ये बच्चा दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेगा, देशभक्तों में इसका नाम अमर होगा। भगत सिंह की आगे की कहानी यह साबित करती है कि मेहता की भविष्यवाणी पूरी तरह सच निकली। विरासत में बगावत। कुछ संकल्प अवचेतन में समा जाते हैं। भगत सिंह के भीतर के कुछ संकल्प ऐसे ही आकार लिए थे। 1857 के गदर से लेकर कूका विद्रोह तक जो भी साहित्य मिलता, भगत सिंह उसे पढ़ डालते। एक एक क्रांतिकारी की कहानी किशोर भगत सिंह की जुबान पर थी। उनके खुद के परिवार की कई पीढ़ियां अंग्रेजी राज से लड़ती आ रही थीं। दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह को देश के लिए मर मिटते भगत सिंह ने देखा था। चाचा स्वर्ण सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में जेल की यातनाओं का विरोध करते हुए शहीद हो चुके थे। दूसरे चाचा अजीत सिंह को देश से निकाला गया था। दादा और पिता आए दिन आंदोलनों की अगुवाई करते जेल जाया करते थे। पिता गांधी और कांग्रेस के अनुयायी थे तो चाचा गरम दल की विचारधारा का नुमाइंदगी करते थे। घर में घंटों बहसें होती। इसी माहौल में भगत सिंह के जहन में विचारों की फसल पकती रही। बचपन में ही क्रांति का जुनून। इंसान को संस्कार सिर्फ माता पिता या परिवार से ही नहीं मिलते, समाज भी अपने ढंग से संस्कारों के बीज बोता है। पिछली सदी के शुरुआती साल कुछ ऐसे ही थे। उस दौर में संस्कारों और विचारों की जो फसल उगी, उसका असर आज भी दिखाई देता है। उन दिनों गोरी हुकूमत ने जुल्म सितम की सारी हदें तोड़ दी थीं। देशभक्तों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा था। किसी को भी फांसी पर चढ़ा देना सरकार का शगल बन गया था। ऐसे में जब 8 साल के बालक भगत सिंह ने किशोर क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को वतन के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ते देखा, तो हमेशा के लिए करतार देवता की तरह उनके बालमन के मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए। 24 घंटे करतार की तस्वीर भगत सिंह के साथ रहती। सराभा की फांसी के रोज क्रांतिकारियों ने जो गीत गाया था, वह भगत सिंह अक्सर गुनगुनाया करते थे। इस गीत की कुछ पंक्तियां इस तरह थीं, फख्र है भारत को ऐ करतार तू जाता है आज, जगत और पिंगले को भी साथ ले जाता है आज, हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे संगियों, कसम हर हिंदी तुम्हारे खून की खाता है आज। सोलह साल की उम्र में विचारों की दुनिया। भगत सिंह 15-16 साल के थे और नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे। देश को आजादी कैसे मिले, इस पर अपने शिक्षकों और सहपाठियों से चर्चा किया करते थे। जितनी अच्छी हिंदी और उर्दू, उतनी ही अच्छी अंग्रेजी और पंजाबी भी। इसी कच्ची उम्र में भगत सिंह ने पंजाब में उठे भाषा विवाद पर झकझोर देने वाला लेख लिखा। लेख पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 50 रुपए का इनाम दिया। भगत सिंह की शहादत के बाद 28 फरवरी 1933 को हिंदी संदेश में यह लेख प्रकाशित हुआ था। भगत सिंह ने उस लेख में लिखा था, इस समय पंजाब में उर्दू का जोर है, अदालतों की भाषा भी यही है। ये सब ठीक है, लेकिन हमारे सामने इस वक्त बड़ा सवाल भारत को एक राष्ट्र बनाना है। एक राष्ट्र बनाने के लिए एक भाषा होना आवश्यक है, लेकिन ये एकदम नहीं हो सकता। उसके लिए कदम कदम चलना पड़ता है। अगर हम सभी भारत की एक भाषा नहीं बना सकते, तो कम से कम लिपि तो एक बना देना चाहिए। उर्दू लिपि सर्वांग संपूर्ण नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका आधार फारसी है। उर्दू कवियों की उड़ान, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, ईरान से साकी और अरब के खजूरों तक जा पहुंचती है। काजी नजरुल इस्लाम की कविता में तो धूर जटी, विश्वामित्र और दुर्वासा की चर्चा बार बार है, लेकिन हमारे उर्दू, हिंदी, पंजाबी कवि उस ओर ध्यान तक न दे सके। क्या यह दुख की बात नहीं? इसका मुख्य कारण भारतीयता और भारतीय साहित्य से उनका अनजानापन है। उनमें भारतीयता आ ही नहीं पाती, तो फिर उनके रचे गए साहित्य से हम कहां तक भारतीय बन सकते हैं? तो उर्दू अपूर्ण है, और जब हमारे सामने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित भरे पूरे रूप में हिंदी लिपि मौजूद है, तो फिर उसे अपनाने में हिचक क्यों? हिंदी के पक्षधर सज्जनों से हम कहेंगे कि हिंदी भाषा ही अंत में एक दिन भारत की भाषा बनेगी, लेकिन पहले से ही उसका प्रचार करने से बहुत सुविधा होगी। घर छोड़कर कानपुर का रुख।
इसी बीच भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर जा पहुंचे। भगत सिंह ने यहाँ पत्रकारिता करना शुरू कर दिया। उन्होंने बलवंत सिंह के नाम से लिखना शुरू कर दिया। उनके विचारोत्तेजक लेख प्रताप में छपते और उन्हें पढ़कर लोगों के दिलो दिमाग में क्रांति की चिंगारी भड़कने लगती। उन्हीं दिनों कलकत्ते से साप्ताहिक मतवाला निकलता था। मतवाला में लिखे भगत सिंह के 2 लेख बेहद चर्चित हुए। एक का शीर्षक था विश्व प्रेम। 15 और 22 नवंबर 1924 को 2 किस्तों में ये लेख प्रकाशित हुआ था। उस लेख में भगत सिंह के विचारों की क्रांतिकारी अभिव्यक्ति दिखती है। यह किस्सा कुछ इस तरह था। जब तक काला गोरा, सभ्य असभ्य, शासक शासित, अमीर गरीब, छूत अछूत आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तब तक कहां विश्व बंधुत्व और कहां विश्व प्रेम। ये उपदेश स्वतंत्र जातियां दे सकती हैं। भारत जैसा गुलाम देश तो इसका नाम भी नहीं ले सकता। फिर उसका विचार कैसे होगा? तुम्हें शक्ति एकत्र करनी होगी। शक्ति एकत्रित करने के लिए अपनी एकत्रित शक्ति खर्च कर देनी पड़ेगी। राणा प्रताप की तरह जिंदगी भर दर दर ठोकरें खानी होंगी, तब कहीं जाकर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकोगे। तुम विश्व प्रेम का दम भरते हो, पहले पैरों पर खड़े होना तो सीखो। स्वतंत्र जातियों में अभिमान के साथ सिर ऊंचा करके खड़े होने के योग्य बनो। जब तक तुम्हारे साथ कामागाटा मारू जहाज जैसे दुर्व्यवहार होते रहेंगे, तब तक डैम काला मैन कहलाओगे। जब तक देश में जलियांवाला बाग जैसे भीषण कांड होंगे, जब तक वीरांगनाओं का अपमान होगा और तुम्हारी ओर से कोई प्रतिकार न होगा, तब तक तुम्हारा ये ढोंग कुछ मानी नहीं रखता। कैसी शांति, कैसा सुख और कैसा विश्व प्रेम? यदि वास्तव में चाहते हो तो पहले अपमानों का प्रतिकार करना सीखो। मां को आजाद कराने के लिए कट मरो। बंदी मां को आजाद कराने के लिए आजन्म काले पानी में ठोकरें खाने को तैयार हो जाओ। मरने को तत्पर हो जाओ। बलिदान के गूंजते शब्द। भगत सिंह ने युवक शीर्षक से खून खौला देने वाला एक दूसरा लेख लिखा। उस लेख में भगत सिंह ने कुछ यूं लिखा: अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के कौन देगा? अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवक की ओर देखना होगा। प्रत्येक जाति के भाग्य विधाता युवक ही होते हैं। सच्चा देशभक्त युवक बिना झिझक मौत का आलिंगन करता है, संगीनों के सामने छाती खोलकर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर मुस्कुराता है, बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ जाता है। अमेरिकी युवा पैट्रिक हेनरी ने कहा था, जेल की दीवारों के बाहर जिंदगी बड़ी महंगी है, पर जेल की काल कोठरियों की जिंदगी और भी महंगी है, क्योंकि यहाँ ये स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य के रूप में चुकाई जाती है। अय भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, अब अधिक मत सो। सोना हो तो अनंत निद्र की गोद में जाकर सो रहो। धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर। तेरे पूर्वज भी नतमस्तक हैं इस नपुंसकत्व पर। यदि अब भी तेरे किसी अंग में कुछ हया बाकी हो तो उठकर माता के दूध की लाज रख। उसके उद्धार का बीड़ा उठा। उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले। उसका बेड़ा पार कर और मुक्त कंठ से बोल, वंदे मातरम। भगत सिंह की पत्रकारिता। प्रताप में भगत सिंह की पत्रकारिता को पंख लग गए। बलवंत सिंह के नाम से छपे इन लेखों ने धूम मचा दी। शुरुआत में तो खुद गणेश शंकर विद्यार्थी को पता नहीं था कि असल में बलवंत सिंह है कौन, और एक दिन जब पता चला तो भगत सिंह को उन्होंने गले से लगा लिया। भगत सिंह अब प्रताप के संपादकीय विभाग में काम कर रहे थे। इन्हीं दिनों दिल्ली में तनाव बढ़ा, दंगे भड़के और गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली भेजा। विद्यार्थी दंगों की निरपेक्ष रिपोर्टिंग चाहते थे। भगत सिंह उनकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे थे। प्रताप में काम करते हुए उन्होंने महान क्रांतिकारी शचींद्र नाथ सान्याल की आत्मकथा बंदी जीवन का पंजाबी में अनुवाद किया था। इस अनुवाद ने पंजाब में देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी थी। इसके बाद आयरिश क्रांतिकारी डेन ब्रीन की आत्मकथा का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। प्रताप में यह अनुवाद आयरिश स्वतंत्रता संग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस अनुवाद ने भी देश में चल रहे आजादी के आंदोलन को एक वैचारिक मोड़ दिया। आजाद से मिले विद्यार्थी के लाडले भगत। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के लाडले थे। उनका लिखा एक एक शब्द विद्यार्थी को गर्व से भर देता था। ऐसी ही किसी भावुक पल में विद्यार्थी जी ने भगत सिंह को भारत में क्रांतिकारियों के सिरमौर चंद्रशेखर आजाद से मिलवाया। आजादी के दीवाने दो आतिशी क्रांतिकारियों का ये अद्भुत मिलन था। भगत सिंह अब क्रांतिकारी गतिविधियों और पत्रकारिता दोनों में शानदार काम कर रहे थे। गतिविधियां बढ़ी तो पुलिस को भी शंका हुई। विद्यार्थी जी ने पुलिस से बचने के लिए भगत सिंह को अलीगढ़ जिले के शादीपुर गांव के स्कूल में हेडमास्टर बनाकर भेज दिया। भगत सिंह जिस समय शादीपुर में थे, उसी दरमियान विद्यार्थी जी को उनकी असली पारिवारिक कहानी पता चली। विद्यार्थी जी खुद शादीपुर गए और भगत सिंह को मनाया कि वो अपने घर लौट जाएं। दरअसल भगत सिंह के घर छोड़ने के बाद उनकी दादी की हालत बिगड़ गई थी। दादी को लगता था
कि शादी के लिए उनकी जिद के चलते ही भगत सिंह ने घर छोड़ा है। इसके लिए वो अपने आप को कसूरवार मानती थीं। भगत सिंह का पता लगाने के लिए पिताजी ने अखबारों में इश्तिहार दिए थे। ये इश्तिहार विद्यार्थी जी ने देखे थे, लेकिन तब उन्हें पता नहीं था कि उनके यहाँ काम करने वाला बलवंत सिंह ही असल में भगत सिंह है। इसी के बाद वे शादीपुर जा पहुंचे। भगत सिंह विद्यार्थी जी का अनुरोध कैसे टालते। भगत सिंह फौरन घर रवाना हो गए, दादी की सेवा की और कुछ समय बाद पत्रकारिता की पारी शुरू करने के लिए दिल्ली आ गए। दैनिक वीर अर्जुन में नौकरी शुरू कर दी। जल्द ही एक तेज तर्रार रिपोर्टर और विचारोत्तेजक लेखक के रूप में उनकी ख्याति फैल गई। लेखक से अध्ययन के विस्तार का पता। भगत सिंह के विचार की शान उनके पढ़ाई के विस्तार पर चढ़ी थी। काकोरी केस के सेनानियों को भगत सिंह ने सलामी देते हुए एक लेख लिखा था। वो लेख उन्होंने विद्रोही नाम से लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा, हम लोग आह भर कर समझ लेते हैं कि हमारा फर्ज पूरा हो गया। हमें आग नहीं लगती, हम तड़प नहीं उठते। हम इतने मुर्दा हो गए हैं, आज वे भूख हड़ताल कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ईश्वर उन्हें बल और शक्ति दे कि वे वीरता से अपने दिन पूरे करें और उन वीरों के बलिदान रंग लाएं। जनवरी 1928 में लिखा गया ये आलेख कीर्ति में छपा था। इन 2-3 सालों में भगत सिंह ने बहुत लिखा। अपनी पत्रकारिता के जरिए वो लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। फरवरी 1928 में उन्होंने कूका विद्रोह पर 2 हिस्सों में एक लेख लिखा। ये लेख उन्होंने बीएस संधू के नाम से लिखा था। इसमें भगत सिंह ने ब्यौरा दिया था कि किस तरह 66 कूका विद्रोहियों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया था। इसके भाग 2 में उनके लेख का शीर्षक था युग पलटने वाला अग्निकुंड। इस लेख में भगत सिंह ने लिखा, सभी आंदोलनों का इतिहास बताता है कि आजादी के लिए लड़ने वालों का एक अलग ही वर्ग बन जाता है, जिनमें न दुनिया का मोह होता है और न पाखंडी साधुओं जैसा त्याग। जो सिपाही तो होते थे, लेकिन भाड़े के लिए लड़ने वाले नहीं, बल्कि अपने फर्ज के लिए निष्काम भाव से लड़ते मरते थे। सिख इतिहास यही कुछ था। मराठों का आंदोलन भी यही बताता है। राणा प्रताप के साथी राजपूत भी ऐसे ही योद्धा थे और बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल और उनके साथी भी इसी मिट्टी और मन से बने थे। मार्च से अक्टूबर 1928 तक कीर्ति में ही उन्होंने एक धारावाहिक श्रृंखला लिखी थी। शीर्षक था आजादी की भेंट शहादतें। इसमें भगत सिंह ने बलिदानी क्रांतिकारियों की गाथाएं लिखी थीं। इनमें एक लेख मदन लाल धींगरा पर भी था। इसमें भगत सिंह के शब्दों का कमाल नजर आता है। उन्होंने लिखा, फांसी के तख्ते पर खड़े मदन से पूछा जाता है, कुछ कहना चाहते हो? उत्तर मिलता है, वंदे मातरम, माँ, भारत माँ, तुम्हें नमस्कार। और वो वीर फांसी पर लटक गया। उसकी लाश जेल में ही दफना दी गई। हम हिंदुस्तानियों को देह क्रिया तक नहीं करने दी। धन्य था वो वीर, धन्य है उसकी याद। मुर्दा देश के इस अनमोल हीरे को बार बार प्रणाम। भगत सिंह की नजर में नेहरू और बोस। 1928 में भगत सिंह ने कीर्ति नामक एक पत्र में नए नेताओं के अलग अलग विचार शीर्षक से एक लेख लिखा था। तब वे सिर्फ 21 साल के थे। इस लेख में उन्होंने बोस और नेहरू के नजरिए की तुलना की है। उन दिनों असहयोग आंदोलन की सफलता के चलते हर तरफ निराशा का माहौल था। ऐसे में भगत सिंह ने यह लेख इस सोच के साथ लिखा था कि वे कोई राजनीतिक राह चुनने में पंजाब के नौजवानों की मदद कर सकें। भगत सिंह न कांग्रेस के नेता थे और न ही वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। सांप्रदायिक विचार रखने के लिए तो उन्होंने आजादी की लड़ाई के प्रतिष्ठित नामों में गिने जाने वाला लाजपत राय तक को भी नहीं बख्शा था। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि भगत सिंह नेहरू और बोस जैसे 2 राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में क्या सोचते थे। अपने लेख में भगत सिंह ने बोस को एक भावुक बंगाली बताया था। उनके मुताबिक सुभाष चंद्र बोस भारत की प्राचीन संस्कृति के भक्त हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि वाले नेता। भगत सिंह के मुताबिक बोस कोमल दिल और रूमानी सोच वाले नेता हैं। दूसरी ओर वे नेहरू को परंपराओं से बगावत करने वाले नेता के तौर पर देखते हैं। अमृतसर और महाराष्ट्र में हुए कांग्रेस के सम्मेलनों में दोनों नेताओं के भाषण का अध्ययन करने के बाद भगत सिंह ने कहा था कि भले ही बोस और नेहरू दोनों पूर्ण स्वराज के समर्थक हों, लेकिन उन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अपने लेख में भगत सिंह बॉम्बे में हुई उस बैठक का उदाहरण दिया था जो नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी और जिसमें बोस ने भाषण दिया था। अपने लेख में भगत सिंह ने बोस के उस भाषण को एक सनक भरा प्रलाप कहा है, जिसमें यह टिप्पणी की गई थी कि विश्व के लिए भारत के पास एक विशेष संदेश है। अपनी टिप्पणी में भगत कहते हैं कि पंचायती राज से समाजवाद तक बोस हर चीज की जड़ प्राचीन भारत में देखते हैं और मानते हैं कि भारत का अतीत महान था। भगत सिंह को बोस का राष्ट्रवाद संकीर्ण और आत्ममुग्धता से भरा लगता है। वे बोस की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि दूसरे देशों की तरह भारत का राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं है। इसके बाद अपने लेख में भगत सिंह नेहरू के अध्यक्षीय भाषण की तरफ बढ़ते हैं। नेहरू बोस की बात काटते हैं। उनके मुताबिक हर देश को यह लगता है कि उनके पास दुनिया को देने के लिए कुछ विशेष और अनूठा संदेश है। वे कहते हैं, मुझे अपने देश में कुछ वैसा विशेष नहीं लगता जैसी बातों में सुभाष बाबू यकीन रखते हैं। बोस और नेहरू की सोच में फर्क है। सुभाष चंद्र बोस
इसलिए अंग्रेजों से आजादी चाहते हैं कि वे पश्चिम के हैं और हम पूरब के। जवाहरलाल नेहरू इसलिए आजादी चाहते हैं कि स्वशासन के जरिए हम अपनी सामाजिक व्यवस्था बदल सकते हैं। नेहरू के अनुसार हमें पूर्ण स्वतंत्रता और स्वशासन सामाजिक बदलाव के लिए चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि बोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व सिर्फ उसी हद तक है जहां तक इससे भारत की सुरक्षा और विकास का सवाल जुड़ा हो, जबकि दूसरी तरफ नेहरू राष्ट्रवाद के संकीर्ण दायरों से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीयवाद नाम के खुले मैदान में आ चुके हैं। दोनों नेताओं की सोच की तुलना करने के बाद अपने लेख में भगत सिंह सवाल करते हैं, अब जबकि हम उनके विचार जान चुके हैं, हमें अपना विकल्प चुनना होगा। भगत सिंह के मुताबिक बोस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे युवाओं की बौद्धिक प्यास बुझ सके। भगत सिंह बोस के राष्ट्रवाद के नारे से प्रभावित नहीं थे। बौद्धिक रूप से उन्हें नेहरू ज्यादा चुनौतीपूर्ण और तृप्तिदायक लगते थे। उनके मुताबिक पंजाब के युवाओं को बौद्धिक खुराक की शिद्दत से जरूरत है और ये उन्हें सिर्फ नेहरू से मिल सकती है। भगत सिंह ने लिखा था, क्रांति का सही अर्थ समझने के लिए पंजाबी युवाओं को उनके पास जाना चाहिए। युवाओं को अपनी सोच मजबूत करनी चाहिए ताकि हार और निराशा के इस माहौल में वे भटके नहीं। जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। इस नरसंहार ने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरे से पर्दा उठा दिया। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इसके बाद मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत में कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और देश के ज्यादातर शहरों में 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। हालांकि इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पंजाब के अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला और जालंधर शहर में हुआ। लाहौर और अमृतसर में हुई जनसभाओं में 25 से 30 हजार तक लोग शामिल हुए। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन लोगों ने एक मार्च निकाला। रामनवमी के मौके पर निकले इस मार्च में हिंदू तो थे ही, मुस्लिम भी शामिल हुए। जनरल डायर और उनके प्रशासन को सबसे ज्यादा चिंता इसी हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर हुई थी। किसी भी विरोध को कुचलने के लिए हमेशा आतुर रहने वाले पंजाब के गवर्नर डायर ने उसी दिन अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को अमृतसर से निर्वासित करने का फैसला कर लिया और ठीक उसी दिन गांधी जी को भी पंजाब में घुसने नहीं दिया। 13 अप्रैल को शाम लगभग 4:30 बज रहे थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद करीब 25 से 30 हजार लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। हैरत है कि इसके लिए कोई पूर्व चेतावनी तक नहीं दी गई। डायर के हुक्म पर करीब 10 मिनट तक बिना रुके गोलियां बरसती रहीं। सैनिकों ने करीब 1650 राउंड गोलियां चलाईं। सरकारी दस्तावेज में दर्ज हुआ कि 379 लोग लाश में तब्दील कर दिए गए। हालांकि कहा जाता है कि इस नरसंहार में करीब 1000 लोग मौत के हवाले कर दिए गए थे। उस समय भगत सिंह की उम्र महज 12 साल की थी। मगर यह पहला मौका था जब भगत सिंह के रगों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत, गुस्से का रंग इख्तियार कर लिया था। इस नरसंहार ने भगत सिंह को भीतर से झकझोर दिया था। इस घटना की सूचना मिलते ही वे अपने दोस्तों के साथ घर से 12 मील दूर जलियांवाला बाग पहुंच गए और अंग्रेजों के विरोध में हिस्सा लिया। भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। जलियांवाला बाग नरसंहार ने लोगों के भीतर गुस्सा भर दिया था, मगर उस गुस्से को कुछ समय तक गांधी जी के नए प्रयोग के आश्वासन ने थामे रखा। उस समय महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी को यह बात का यकीन था कि अहिंसा के जरिए देश को आजादी मिल सकती है। ऐसा मंजर हर तरफ दिख भी रहा था। लेकिन इसी बीच चौरा चौरी कांड हो गया। गोरखपुर के पास स्थित चौरा चौरी नामक एक जगह पर आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी और 22 पुलिस कर्मियों को उस आग के हवाले कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन अचानक से वापस ले लिया। इससे लाखों नौजवानों को धक्का लगा। उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी मार्ग चुनना पसंद किया। यही वो वक्त था जिसमें आजादी पाने की फिलॉसफी की बुनियाद हिंसक क्रांति बन गई। नौजवानों के गर्म खून में शहादत के जज्बात उबलने लगे। वे अंग्रेजों से किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहते थे और भगत सिंह ऐसे नौजवानों के प्रतीक बन गए। भगत सिंह ने आजादी के लिए हिंसा का रास्ता चुन लिया और गोली बंदूक के दम पर अंग्रेजों से बदला लेने के रास्ते पर चल पड़े। काकोरी कांड। देश की आजादी की खातिर नौजवानों ने जब हिंसा का रास्ता चुन लिया तो इसके लिए उन्हें बंदूक और गोली की भी जरूरत पड़ने लगी। मगर सवाल था कि गोली और बंदूक मिले कैसे। इसके लिए इन नौजवानों ने असलहे की लूट का रास्ता चुना। ऐसे ही नौजवान क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। उन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटने की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन का चुनाव किया। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से जैसे ही ट्रेन छूटी, वैसे ही योजना पर अमल करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ ट्रेन पर सवार हो गए। उनके साथियों में अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और अन्य 16 क्रांतिकारी थे। ट्रेन को बीच रास्ते में रोक लिया गया और बंदूकें और गोलियां लूट ली गईं। अंग्रेजों ने इन सभी के खिलाफ मुकदमे चलाए,
काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्लाह खान को फांसी दे दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल क्रांति के नायक ही नहीं थे, बल्कि बगावत और शहादत के अमर गायक भी थे। जिस समय रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, उस समय भी वो आजादी, सरफरोशी और कातिल के आजमाए जाने के तराने गा रहे थे। उनका ये तराना उनके बाद देश की आजादी का गीत बन गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस काकोरी कांड पर भी भगत सिंह की पूरी नजर होती थी। काकोरी के आरोपियों और दोषियों को भगत सिंह अपना हीरो मानते थे। काकोरी केस की एक एक दिन की कहानियों को भगत सिंह दर्ज करते थे और उन दिनों की मशहूर पंजाबी पत्रिका कीर्ति में उन केस का विवरण छपता था। भगत सिंह ने काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों का विस्तार से परिचय भी करवाते थे। अपने लेख में भगत सिंह ने उन 10 खास दोस्तों का जिक्र किया है। इसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, शचींद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, मनमथ नाथ गुप्त, जोगेश चंद्र चटर्जी, गोविंद चरणकार, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, राजकुमार, विष्णु शरण दुबलिस, राम दुलारे और अशफाकुल्लाह खान के नाम को शामिल किया गया। उन्होंने अपने साथियों को काकोरी कांड के नायक के तौर पर पेश किया है। भगत सिंह ने काकोरी कांड पर एक किताब लिखी थी। इसके अध्याय की शुरुआत उन्होंने कुछ इस तरह से की थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से एक ट्रेन रवाना हुई। गाड़ी चलने के कुछ ही देर बाद उसमें बैठे 3 नौजवानों ने गाड़ी रोक दी। ये वाकया लखनऊ से करीब 8 मील की दूरी पर हुआ था। उन्होंने बड़ी चालाकी से ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों को धमका दिया था और समझाया था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, बस चुप रहें। उनके ही अन्य दोस्तों ने गाड़ी में मौजूद सरकारी खजानों को लूट लिया। इसी दौरान दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं और इसी बीच एक यात्री ट्रेन से उतर गया और उसकी गोली लगने से मौत हो गई। जनवरी 1928 में भगत सिंह ने फिर कीर्ति पत्रिका में काकोरी कांड पर लेख लिखा। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाकुल्लाह खान को फैजाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। सुनवाई कर रहे सेशन जज हैमिल्टन ने कहा था कि ये सभी नौजवान देशभक्त हैं। भले ही इन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ न किया हो, लेकिन अगर ये नौजवान कहें कि वो अपने किए का पश्चाताप करेंगे तो सजा में कुछ रियायत दी जा सकती है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की हुक्म पर उन्हें फांसी दे दी गई। अपनी किताब में फांसी और शायरी का जिक्र करते हुए लिखा है, अशफाक फांसी से एक दिन पहले अपने बाल सही कर रहे थे। तब उन्होंने साथी से कहा, कल मेरी शादी है और कैसी बातें कर रहे हैं। फांसी की ओर जाने से पहले अशफाकुल्लाह खान ने शेर पढ़ा, फना है हम सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ, बका है एक फकत जाने किबरिया के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा, तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाग से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। अशफाकुल्लाह खान से अलग रामप्रसाद बिस्मिल को 19 की शाम को फांसी दी गई। तब वो बड़े जोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। उसी वक्त रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र यार तेरी जुस्तजू रहे। रामप्रसाद बिस्मिल फांसी के तख्ते पर पहुंचे तो उन्होंने फिर शेर पढ़ा, अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। 1927 से कीर्ति पत्रिका में काकोरी के बारे में भगत सिंह करीब 1.5 साल तक लिखते रहे। जब भी कोई बात भगत सिंह को पता चलती या वीरों से जुड़ी कोई जानकारियां मिलती तो उनके बारे में और कुछ जानकारी जुटाकर पत्रिका में लेख लिखने के काम में जुट जाते थे। उन्होंने अपनी किताब में काकोरी से जुड़े हर उस शख्स के बारे में लिखा जो काकोरी कांड में किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। इस कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 में भारत की संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार की जांच करना। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय आंदोलनकारियों में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन के खिलाफ होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। इस साइमन कमीशन का नाम इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। साइमन आयोग का मुख्य सुझाव था कि भारत में एक ऐसे संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासत शामिल हों। केंद्र में जिम्मेदार शासन की व्यवस्था हो, वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियां दी जाएं और एक लचीले संविधान का निर्माण किया जाए। मगर भारतीयों के भीतर के गुस्से की जो बड़ी वजह थी वो इस कमीशन में किसी भारतीय सदस्य का नहीं होना था, क्योंकि भारत में स्वशासन के सिलसिले में फैसला करने का हक भारतीयों का ही था। इसीलिए इस कमीशन में भारतीय सदस्य का होना जरूरी था, मगर ऐसा नहीं था। लिहाजा भारतीयों के भीतर उबाल पैदा हो गया। कांग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का हर स्तर एवं हर रूप में बहिष्कार करने का फैसला किया। किसान मजदूर पार्टी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग भी साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस के साथ हो लिए। साइमन कमीशन ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट कर दिया। साइमन कमीशन ने 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचने पर देश के सभी बड़े शहरों में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ जुलूस निकाले गए। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा।
लाला लाजपत राय की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया। क्रूर सुपरिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का हुक्म दे दिया। लोगों पर बेहिसाब लाठियां बरसाई गईं। पुलिस की लाठियां लाला लाजपत राय की पीठ पर भी बरसीं। वो बुरी तरह घायल हो गए। गहरी चोट की वजह से लाला लाजपत राय 18 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ी। आखिरकार वे उस चोट की वजह से चल बसे। लाला लाजपत राय की मौत ने क्रांतिकारियों में गुस्सा भर दिया। उन्होंने इस मौत का बदला लेने का फैसला किया। फैसला लेने वालों में सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ खुद भगत सिंह भी थे। इसके लिए 17 दिसंबर 1928 का दिन तय किया गया कि उस स्कॉट की हत्या कर दी जाए जो लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार था। हत्या की योजना पर अमल किया गया, मगर शिनाख्त करने में चूक हो गई। स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स क्रांतिकारियों के निशाने पर आ गए। भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स पर उस समय गोलियां चला दी जब सैंडर्स लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे थे। सैंडर्स पर सबसे पहले राजगुरु ने गोली चलाई, फिर भगत सिंह ने ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी। सैंडर्स की हत्या के बाद दोनों ने लाहौर का रुख किया। अंग्रेजी हुकूमत को जैसे ही सैंडर्स की सरेआम हत्या किए जाने की खबर मिली, वो बौखला गई। इस बात की खबर भगत सिंह और राजगुरु तक पहुंच गई। इसके बाद दोनों ने वेश बदले। भगत सिंह ने भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गावती देवी के साथ पति पत्नी का रूप धरा और राजगुरु ने नौकर की वेश पकड़ा और दोनों लाहौर से बाहर निकल गए। असेंबली हॉल में बम धमाका। आज जिसे हम अपने संसद भवन के तौर पर जानते हैं, उस जमाने में वो काउंसिल हाउस था। भगत सिंह ने यहीं धमाके किए थे। धमाके की वजह, अंग्रेज सरकार काउंसिल हाउस में 2 नए बिल ला रही थी। ये बिल था पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। माना गया था कि ये दोनों बिल भारतीयों के लिए बेहद खतरनाक थे। इस बिल का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया था, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर इन बिलों को पास कराने का फैसला ले चुकी थी। दरअसल इस बिल के पास हो जाने से क्रांतिकारियों का दमन करना सरकार के लिए आसान हो जाता। ये बिल उसी की तैयारी थी। उस समय सदन में सर जॉन साइमन के अलावा मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, NC केलकर और MR जयकर भी मौजूद थे। भगत सिंह को ये अच्छी तरह पता था कि उनके बम इस विधेयक को कानून बनने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि नेशनल असेंबली में ब्रिटिश सरकार के समर्थकों की कमी नहीं थी और दूसरे वायसराय को कानून बनाने के असाधारण अधिकार मिले हुए थे। अप्रैल 1929 में तय किया गया कि इस बिल के विरोध में असेंबली में बम फेंका जाएगा। हालांकि इस बम विस्फोट के पीछे का मकसद किसी की जान लेना नहीं था। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि सरकार इस बिल के विरोध के स्तर को महसूस करे। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इस काम के लिए चुने गए। 8 अप्रैल 1929 को इस बिल पर दिल्ली के असेंबली में जोरदार बहस चल रही थी। सबका ध्यान बहस की ओर था। अचानक धमाका हुआ और फिर अफरा तफरी मच गई। बम धमाका असेंबली के उस हिस्से में किया गया जहां कोई बैठा हुआ नहीं था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंककर वहां से भागने की कोशिश नहीं की। दोनों वहीं इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बम धमाके से पहले लोकेशन का जायजा। ऐसा नहीं था कि असेंबली हाउस में जो बम धमाका किया गया था वो बिना सोच विचार और जोश में कर दिया गया था। इसके पीछे पूरे होशो हवास में काम किया गया था। सेफ्टी बिल पेश होने से 2 दिन पहले यानी 6 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त काउंसिल हाउस के असेंबली हॉल गए थे ताकि ये जायजा लिया जा सके कि पब्लिक गैलरी किस तरफ है और किस तरफ से बम फेंके जाएंगे, क्योंकि वो ये हर कीमत पर सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि उनके फेंके गए बमों से किसी का नुकसान न हो। हालांकि जिन 2 बिलों को पास किया जाना था उनमें से ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास किया जा चुका था। इस बिल में मजदूरों की ओर से की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन पब्लिक सेफ्टी बिल पर हाउस के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया था। इस बिल में सरकार को संदेह की बुनियाद पर किसी पर भी बिना मुकदमा चलाए उसे हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। काउंसिल हाउस में एंट्री। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल को 11 बजे हाउस में दाखिल हो चुके थे। हाउस की कार्यवाही अब तक शुरू नहीं हुई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को हाउस में दाखिल होते किसी की नजर उन दोनों पर नहीं पड़ी। उस समय दोनों ने खाकी रंग की कमीज और हाफ पैंट पहन रखी थी। ऊपर से उन्होंने सिलेटी रंग का 4 खाने का कोट पहना हुआ था। इस कोट में 3 बाहरी जेबें थीं और 1 जेब भीतर थी। उन दोनों ने मोजे भी पहन रखे थे। भगत सिंह के सिर पर एक विदेशी फेल्ट हैट थी। उस हैट को पहनने के पीछे उनका मकसद महज इतना था कि ऊंची कदकाठी और शानदार शख्सियत के कारण उन्हें अपने काम को अंजाम देने से पहले ही कोई पहचान न ले। उन्होंने उस फेल्ट हैट को लाहौर की एक दुकान से खरीदा था। हाउस का एक भारतीय सदस्य उन्हें गेट पर पास देकर गायब हो गया था। उस समय हाउस की दर्शक दीर्घा लोगों से खचाखच भरी हुई थी। भगत सिंह की जेब घड़ी। भगत सिंह के पास हमेशा एक जेब घड़ी हुआ करती थी, मगर जब वो असेंबली भवन में दाखिल हुए थे तो उनके पास वो जेब घड़ी नहीं थी। यहां आने से पहले उन्होंने अपनी उस जेब घड़ी को अपने एक साथी जयदेव को दे दिया था। ये जेब घड़ी कोई मामूली जेब घड़ी नहीं थी। इस घड़ी का अपना एक इतिहास था। कई क्रांतिकारियों के जेबों से गुजरती हुई ये घड़ी भगत सिंह के पास तक आई थी।
सबसे पहले ये घड़ी गदर पार्टी के एक सदस्य ने फरवरी 1915 में खरीदी थी। इसके बाद ये घड़ी रास बिहारी बोस के पास आई थी। रास बिहारी बोस ने यह घड़ी बाद में बंदी जीवन के लेखक शचींद्र नाथ सान्याल को दे दी थी और सान्याल ने वो घड़ी भगत सिंह को भेंट कर दी थी। दुर्गा दास ने दी बम की खबर। भगत सिंह ने असेंबली भवन में जाकर जो बम फेंके थे उसकी खबर उनके ही साथी दुर्गा दास ने जमाने को दी थी। बाद में उन्होंने एक किताब लिखी थी, इंडिया फ्रॉम नेहरू टू करजन एंड आफ्टर। इस किताब में भगत सिंह के बम फेंके जाने की घटना का उन्होंने बहुत ही बारीकी से जीवंत वर्णन किया है। इंडिया फ्रॉम नेहरू टू करजन एंड आफ्टर में दुर्गादास ने लिखा है, 8 अप्रैल को जैसे ही अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सेफ्टी बिल पर अपना फैसला सुनाने के लिए खड़े हुए, भगत सिंह ने असेंबली के फर्श पर बम को लुढ़का दिया। मैं पत्रकारों की गैलरी से बाहर निकलकर प्रेस रूम की तरफ दौड़ा। मैंने एक संदेश डिक्टेट कराया और एपीआई के न्यूज डेस्क से कहा कि वो इसे लंदन में राइटर और पूरे भारत में फ्लैश कर दें। इससे पहले कि मैं फोन पर और विवरण देता, फोन लाइन डेड हो गई। पुलिस वालों ने तुरंत असेंबली का मेन गेट बंद कर दिया। मेरे सामने ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन मेरी खबर को राइटर ने 3 घंटे तक नहीं चलाया क्योंकि उसका कोई फॉलो अप नहीं भेजा गया था। सवाल था कि भेजा भी कैसे जाता। किसी पत्रकार को असेंबली हॉल से बाहर ही नहीं आने दिया गया। उठते हुए धुएं के बीच स्पीकर विट्ठल भाई पटेल ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा। भगत सिंह ने बम फेंकते हुए बड़ी सावधानी बरती थी। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि वो बम को कुर्सी पर बैठे हुए सदस्यों से थोड़ी दूर पर लुढ़काएं ताकि किसी भी सदस्य को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। भगत सिंह ने आहिस्ता से बम को लुढ़का दिया। बम जैसे ही फटा, जोर की आवाज हुई और पूरा असेंबली हॉल धुएं से भर गया। कुछ देर पहले ही जगमगा रहा असेंबली हॉल में अंधेरा छा गया। दर्शक दीर्घा में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। इसी बीच बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंक दिया। दर्शक दीर्घा में मौजूद लोगों ने बाहर के दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया। भगत सिंह अपने साथ कुछ पर्चे भी लाए थे। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में इसके बारे में डिटेल से बताते हुए लिखा है, ये बम कम क्षमता के थे और इस तरह फेंके गए थे कि किसी की जान न जाए। बम फेंकने के तुरंत बाद दर्शक दीर्घा से इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ पेड़ के पत्तों की तरह पर्चे नीचे गिरने लगे। उनका मजमून खुद भगत सिंह ने ही लिखा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी के लेटर हेड पर उसकी 30-40 प्रतियां टाइप की गई थीं। हिंदुस्तान टाइम्स के सजग संवाददाता दुर्गा दास ने अपनी सजगता का परिचय देते हुए वो पर्चा वहां से उठा लिया और हिंदुस्तान टाइम्स के संध्याकालीन विशेष संस्करण में छापकर सारे देश के सामने रख दिया। बहरों को सुनाने के लिए बम धमाके। बम धमाकों के बाद जो पर्चे भगत सिंह ने उछाले थे उसमें एकदम साफ था कि उनका इरादा किसी को मारना नहीं था बल्कि अंग्रेजी हुकूमत की मर चुके जमीर को जिंदा करना था। उस पर्चे पर लिखा था, बहरे कानों के लिए धमाका जरूरी। इस पर्चे का पहला शब्द था नोटिस। उसमें फ्रेंच शहीद अगस्त वैला का एक मशहूर कथन भी था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। आखिर में कमांडर इन चीफ बलराज का नाम दिया गया था। जैसे ही बम का धुआं छटा, असेंबली के सदस्य अपनी अपनी सीटों पर लौटने लगे। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोई कोशिश नहीं की, जैसा कि उनकी पार्टी ने पहले से यह तय कर रखा था, और वे दोनों अपनी जगह पर ही खड़े रहे। मगर वहां मौजूद पुलिसकर्मी की हिम्मत उनके पास जाने की नहीं हो रही थी। पुलिसकर्मियों को डर था कि कहीं उनके पास हथियार न हो और वे उनके हथियार के शिकार न बन जाएं। भगत सिंह ने अपनी वो ऑटोमेटिक पिस्तौल सरेंडर कर दी जिससे उन्होंने सैंडर्स के शरीर में गोलियां उतारी थीं। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था कि वो पिस्तौल सैंडर्स की हत्या में उनके शामिल होने का सबसे बड़ा सबूत बन सकता था। लेकिन तब भी उन्होंने वो पिस्तौल पुलिस को सौंप दी। दोनों को अलग अलग पुलिस थानों में ले जाया गया। भगत सिंह को मुख्य कोतवाली में ले जाया गया जबकि बटुकेश्वर दत्त को चांदनी चौक थाने में ले जाया गया। पुलिस दोनों की एक साथ मौजूदगी से परेशान हो सकती थी और साथ में पूछताछ कर पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो सकता था। इसलिए पुलिस ने मुनासिब समझा कि दोनों को अलग अलग रखकर अलग अलग पूछताछ की जा सके। शुरुआती प्रतिक्रिया। वायसराय ने एक बयान जारी किया। जारी बयान में कहा गया कि दोनों हमलावरों ने किसी का कत्ल नहीं किया है। वायसराय ने माना कि अगर वो चाहते तो कहर बरपा सकते थे। उनका निशाना तो था सेंट्रल असेंबली, मगर उस समय प्रतिवादी समझे जाने वाले कांग्रेसी नेता चमन लाल ने सबसे पहले क्रांतिकारियों के इस कारनामे की निंदा की। उन्होंने कहा कि बम फेंकना एक पागलपन भरा काम था। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के असफ अली ने भगत सिंह का मुकदमा लड़ा। असफ अली के साथ अपनी पहली ही मुलाकात में भगत सिंह ने उनसे कहा कि वो चमन लाल को बता दें कि वो पागल नहीं है। भगत सिंह ने इसे साफ करते हुए कहा, हम सिर्फ इस बात का दावा करते हैं कि हम इतिहास और अपने देश की परिस्थितियों और उसकी आकांक्षाओं के गंभीर विद्यार्थी हैं।
खुफिया विभाग के हाथ शुरुआती सुराग। जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा है, ब्रिटिश खुफिया विभाग को लगा कि हैंडबिल को लिखने का स्टाइल और प्रारूप पहले भी कहीं इस्तेमाल किया जा चुका है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उन पोस्टरों की तफ्तीश करने के लिए लाहौर भेजा गया, जो सैंडर्स की हत्या के बाद वहां की दीवारों पर चिपकाए गए थे। भगत सिंह के फेंके गए टाइप किए गए पर्चों और उन पोस्टरों में एक समानता थी। दोनों को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने जारी किया था और दोनों के भेजने वाले का नाम बलराज था, जो कि इस संस्था का कमांडर इन चीफ था। दोनों का पहला शब्द नोटिस था और दोनों का अंत इनकलाब जिंदाबाद के नारे से होता था। यहीं से अंग्रेजों को सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह के शामिल होने के पहले सुराग मिले। जैसे जैसे जांच बढ़ती गई, उन पर शक पुख्ता होता चला गया। ये बात साफ हो गई कि पर्चों और पोस्टर की इबारत भगत सिंह ने ही लिखी थी। ये बात बिल्कुल सही थी। दोनों को भगत सिंह ने अपने हाथों से लिखा था। भगत सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाया गया। मुकदमे का मंजर। बम धमाके के इस कारनामे ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को हिंदुस्तान के नौजवानों का हीरो बना दिया। उनका जन समर्थन इतना बढ़ गया कि अंग्रेज सरकार को जेल में ही अदालत लगाने का फैसला करना पड़ा। वो जेल कभी उस भवन में हुआ करती थी जहां इस समय मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज खड़ा है। इस मुकदमे में अंग्रेजों की तरफ से राय बहादुर सूर्य नारायण वकील थे। मुकदमे के जज थे मजिस्ट्रेट पी.बी. पूल। पूरे मुकदमे के दौरान भगत सिंह के माता पिता भी मौजूद रहते थे। जब भगत सिंह को पहली बार अदालत में लाया गया तो उन्होंने मुट्ठियां भींचकर अपने हाथ ऊपर करते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। मजिस्ट्रेट को ये नारे पसंद नहीं थे और भगत सिंह का आजादी के साथ लहराना भी उसे पसंद नहीं था। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया कि दोनों को हथकड़ियां लगा दी जाएं। दोनों ने इसका कोई विरोध नहीं किया और वे लोहे की रेलिंग के पीछे रखी बेंच पर बैठ गए। भगत सिंह ने यह कहते हुए कोई बयान देने से इनकार कर दिया कि उन्हें जो कुछ कहना है वो सब सेशन जज की अदालत में कहेंगे। क्रांति का मतलब। भगत सिंह से नीचे की अदालत में पूछा गया था कि क्रांति से उन लोगों का क्या मतलब है। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयां अनिवार्य नहीं हैं और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है। वो बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। भगत सिंह के खिलाफ सरकारी गवाह। सरकार की तरफ से मुख्य गवाह बने थे सार्जेंट टेरी। टेरी ने बताया कि जब भगत सिंह को असेंबली में गिरफ्तार किया गया था तो उनके पास से पिस्तौल मिली थी। टेरी ने गवाही देते हुए कहा था, पिस्टल भगत सिंह के दाहिने हाथ में थी और उसका मुंह जमीन की तरफ था। मगर यह बात बिल्कुल सही नहीं थी। भगत सिंह ने अपनी पिस्तौल को तो खुद ही सरेंडर कर दिया था और पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे उन्हें गिरफ्तार कर लें। भगत सिंह ने तो खुद ही पुलिस वाले से कहा था कि वो उन्हें गिरफ्तार कर लें। कोई शक नहीं कि भगत सिंह के पास से पिस्तौल की एक लोडेड मैगजीन जरूर बरामद हुई थी। भगत सिंह के खिलाफ 11 लोगों ने गवाही दी थी। जिरह के दौरान ही ये बात सामने आई कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी एक जेब में बम और दूसरे जेब में डिटोनेटर लेकर आए थे और वो जानबूझकर धीमे चल रहे थे कि कहीं बम में दुर्घटनावश पहले ही विस्फोट न हो जाए। उम्र कैद की सजा। जब भगत सिंह को अदालत में बोलने की अनुमति दी गई तो उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें जेल में अखबार मुहैया कराने के आदेश दिए जाएं, लेकिन अदालत ने उनका ये अनुरोध ठुकरा दिया। अदालत उनके साथ एक साधारण मुजरिम जैसा ही व्यवहार कर रही थी। भगत सिंह का ऐतिहासिक बयान। 4 जून को यह मुकदमा सेशन जज लियोनार्ड मिडिल टाउन की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। 6 जून को अभियुक्तों ने अपने वक्तव्य दिए। भगत सिंह ने सेशन जज लियोनार्ड मिडिल टाउन के सामने जो बयान दिए वो ऐतिहासिक बन गया। बयान कुछ इस तरह थे, मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम भी अपनी सफाई में कुछ शब्द कहें। हमारे कथित अपराध के सिलसिले में जो सवाल उठाए जा रहे हैं वे हैं, नंबर 1, क्या वास्तव में असेंबली में बम फेंके गए थे? अगर हाँ तो क्यों? दूसरा, नीचे की अदालत में हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वे सही हैं या गलत? पहले सवाल के पहले भाग के लिए हमारा जवाब हाँ में है, लेकिन कथित चश्मदीद गवाहों ने इस मामले में जो गवाही दी है वो सरासर झूठ है। चूंकि हम बम फेंकने से इनकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इन गवाहों के बयानों की सच्चाई की परख भी होनी चाहिए। मिसाल के लिए हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि सार्जेंट टेरी का ये कहना कि उन्होंने हम में से एक के पास से पिस्तौल बरामद की एक सफेद झूठ के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हमने अपने आप को पुलिस के हाथों में सौंपा था तो हम में से किसी के पास कोई पिस्तौल नहीं थी। जिन गवाहों ने कहा है कि उन्होंने हमें बम फेंकते देखा है वे झूठ बोलते हैं। इंसाफ तथा निष्कपट बर्ताव को सबसे ऊपर की चीज मानने वाले लोगों को इन झूठी बातों से एक सबक लेना चाहिए। साथ ही हम सरकारी वकील के मुनासिब बर्ताव और अदालत के अभी तक के इंसाफ पसंद रवैये को भी स्वीकार करते हैं। पहले सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देने के लिए हमें इस बमकांड जैसी ऐतिहासिक घटना के कुछ विस्तार में जाना पड़ेगा। हमने वो काम किस मकसद से और किन हालात के बीच किया
इसकी पूरी और खुली सफाई जरूरी है। जेल में हमारे पास कुछ पुलिस अधिकारी आए थे। उन्होंने हमें बताया कि लॉर्ड इरविन ने इस घटना के बाद ही असेंबली के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में कहा है कि ये विद्रोह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि संपूर्ण शासन व्यवस्था के विरुद्ध था। ये सुनकर हमने तुरंत भांप लिया कि लोगों ने हमारे इस काम के उद्देश्य को सही तौर पर समझ लिया है। इंसानियत को प्यार करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं, हमें किसी से निजी द्वेष नहीं है और हम एक एक प्राणी को हमेशा आदर की नजरों से देखते आए हैं। हम न तो बर्बरता वाले उपद्रव करने वाले देश के कलंक हैं जैसा कि सोशलिस्ट कहलाने वाले दीवान चमनलाल ने कहा है, और न ही हम पागल हैं जैसा कि लाहौर में ट्रिब्यून और कुछ दूसरे अखबारों ने साबित करने की कोशिश की है। हम तो सिर्फ अपने देश के इतिहास, उसके मौजूदा हालात तथा बाकी इंसान के लिए मुनासिब आकांक्षाओं को लेकर चिंतन मनन करने वाले विद्यार्थी होने का विनम्रता पूर्वक दावा भर कर सकते हैं। हमें ढोंग और पाखंड से नफरत है। ये काम हमने किसी निजी स्वार्थ या फिर विद्वेष की भावना से नहीं किया है। हमारा मकसद तो सिर्फ उस शासन व्यवस्था के खिलाफ विरोध करना था जिसके हर एक काम से उसकी अयोग्यता ही नहीं बल्कि बुरा करने की उसकी बेहिसाब क्षमता भी सामने आती है। इस मामले पर हमने जितना विचार किया उतना ही हमें इस बात का मजबूत यकीन होता गया कि वो केवल संसार के सामने भारत की शर्मनाक और बेबस अवस्था का ढिंढोरा पीटने के लिए ही कायम है, और वो एक गैर जिम्मेदार और निरंकुश शासन का प्रतीक है। जनता के प्रतिनिधियों ने कितनी ही बार राष्ट्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा, लेकिन उसने उन मांगों की हमेशा अवहेलना करके हर बार उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया। सदन के पास किए गए गंभीर प्रस्तावों को भारत की कथित पार्लियामेंट के सामने ही तिरस्कार से पैरों तले रौंदा गया है। दमनकारी और निरंकुश कानूनों को खत्म करने की मांग करने वाले प्रस्तावों को हमेशा अवज्ञा की नजरों से ही देखा गया है, और जनता के निर्वाचित सदस्यों ने सरकार के जिन कानूनों और प्रस्तावों को गैर जरूरी और अवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था, उन्हें केवल कलम हिलाकर ही सरकार ने लागू कर लिया है। संक्षेप में, बहुत कुछ सोचने के बाद भी एक ऐसी संस्था के वजूद का औचित्य हमारी समझ में नहीं आ सका, जो बावजूद उस तमाम शान शौकत के जिसका आधार भारत के करोड़ों मेहनतकशों की गाढ़ी कमाई है, महज दिल को बहलाने वाली थोथी, दिखावटी और शरारतों से भरी हुई एक संस्था है। हम सार्वजनिक नेताओं की मनोवृत्ति को समझ पाने में भी असमर्थ हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे नेतागण भारत की बेबस परतंत्रता की खिल्ली उड़ाने वाले इतने स्पष्ट और पहले से ही तय किए गए प्रदर्शनों पर सार्वजनिक संपत्ति और समय बर्बाद करने में सहायक क्यों बनते हैं। हम इन्हीं सवालों और मजदूर आंदोलन के नेताओं की धरपकड़ पर विचार कर ही रहे थे कि सरकार औद्योगिक विवाद विधेयक लेकर सामने आ गई। हम इसी सिलसिले में असेंबली की कार्रवाई देखने गए थे। वहां हमारा ये यकीन और भी मजबूत हो गया कि भारत की लाखों मेहनतकश जनता एक ऐसी संस्था से किसी बात की भी आशा नहीं कर सकती जो भारत की बेबस मेहनतकशों की दास्ता और शोषकों की गला घोंटू ताकत की अहितकारी यादगार है। आखिर में वो कानून जिसे हम बर्बर और अमानवीय समझते हैं, देश के प्रतिनिधियों के सर पर पटक दिया गया, और इस तरह करोड़ों संघर्षरत भूखे मजदूरों को बुनियादी अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया, और उनके हाथों से उनकी आर्थिक मुक्ति का एकमात्र हथियार भी छीन लिया गया। जिस किसी ने भी कमर तोड़ परिश्रम करने वाले मूक मेहनतकशों की हालत पर हमारी तरह सोचा है, वो शायद स्थिर मन से ये सब नहीं देख सकेगा। बलि के बकरों की भांति शोषकों और सबसे बड़ी शोषक खुद सरकार है। उसकी बलदेवी पर आए दिन होने वाली मजदूरों की इन मूक कुर्बानियों को देखकर जिस किसी का दिल रोता है, वो अपनी आत्मा की चीत्कार की अनदेखी नहीं कर सकता। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय एसआर दास ने अपनी मशहूर चिट्ठी में अपने बेटे को लिखा था कि इंग्लैंड की स्वप्न निद्रा भंग करने के लिए बम का इस्तेमाल जरूरी था। मिस्टर दास के इन्हीं शब्दों को सामने रखकर हमने असेंबली भवन में बम फेंके थे। हमने वो काम मजदूरों की तरफ से प्रतिरोध प्रदर्शित करने के लिए किया था। उन असहाय मजदूरों के पास अपने दिल पर चोट पहुंचाने वाली पीड़ा को रखने का और कोई साधन भी तो नहीं था। हमारा एकमात्र उद्देश्य बहरों को सुनाना और उन पीड़ितों की मांगों पर गौर नहीं करने वाली सरकार को समय रहते चेतावनी देना था। हमारी ही तरह दूसरों की भी परोक्ष धारणा यही है कि प्रशांत सागर रूपी भारतीय मानवता की ऊपरी शांति किसी भी समय फूट पड़ने वाले एक भीषण तूफान का संकेत है। हमने तो उन लोगों के लिए सिर्फ खतरे की घंटी बजाई है जो आने वाले भयानक खतरे की परवाह किए बगैर तेज रफ्तार से आगे की तरफ भागे जा रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ ये बता देना चाहते हैं कि काल्पनिक अहिंसा का युग अब समाप्त हो चुका है, और आज की उभरती हुई नई पीढ़ी को उस अहिंसा के बेकार हो जाने में किसी भी तरह का संदेह नहीं रह गया है। मानवता के प्रति हार्दिक सद्भाव और अमिट मोहब्बत रखने के चलते उसे बेकार की खून खराबी से बचाने के लिए हमने चेतावनी देने के इस उपाय का सहारा लिया है, और उस आने वाले रक्तपात को हम ही नहीं लाखों आदमी पहले से ही देख रहे हैं। ऊपर हमने काल्पनिक अहिंसा शब्द का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर उसकी व्याख्या कर देना भी जरूरी है। आक्रामक उद्देश्य से जब ताकत का इस्तेमाल होता है तो उसे हिंसा कहते हैं, और नैतिक दृष्टिकोण से उसे उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब उसका इस्तेमाल किसी वैध आदर्श के लिए किया जाता है
तो उसका अनैतिक औचित्य भी होता है। किसी हाल में ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये विचार काल्पनिक और अव्यावहारिक है। इधर देश में जो नया आंदोलन तेजी के साथ उठ खड़ा हो रहा है और जिसकी पूर्व सूचना हम दे चुके हैं, वो गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा, रिजा खां, वॉशिंगटन, गैरीबाल्डी, लफायत और लेनिन के आदर्शों से ही प्रस्फुरित है और उन्हीं के कदमों पर चल रहा है। चूंकि भारत की विदेशी सरकार तथा हमारे राष्ट्रीय नेतागण दोनों ही इस आंदोलन की ओर से उदासीन लगते हैं और जानबूझकर उसकी पुकार की ओर से अपने कान बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार हमने अपना ये फर्ज समझा कि हम एक ऐसी चेतावनी दें जिसकी अवहेलना न की जा सके। अभी तक हमने इस घटना के बुनियादी मकसद पर ही रोशनी डाली है। अब हम अपना मकसद भी साफ कर देना चाहते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस घटना के सिलसिले में मामूली चोटें खाने वाले लोगों का असेंबली के किसी दूसरे लोगों के प्रति हमारे दिलों में कोई निजी विद्वेष की भावना नहीं थी। इसके उलट हम एक बार फिर साफ कर देना चाहते हैं कि हम मानव जीवन को बेहद पवित्र मानते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के बजाय हम मानव जाति की सेवा में हंसते हंसते अपने प्राण विसर्जित कर देंगे। हम साम्राज्यवाद की सेना के उन भाड़े के सैनिक जैसे नहीं हैं जिनका काम ही होता है हत्या करना। हम मानव जीवन का आदर करते हैं और बराबर उसकी हिफाजत की कोशिश करते हैं। इसके बाद भी हम इस बात को कबूल करते हैं कि हमने जानबूझकर असेंबली भवन में बम फेंके। घटनाएं खुद ही हमारे मकसद पर रोशनी डालती हैं और हमारे इरादों की परख हमारे काम के नतीजे की बुनियाद पर होनी चाहिए, न कि अटकल और मन गढ़ंत हालात के आधार पर। सरकारी विशेषज्ञ की गवाही के खिलाफ हमें ये कहना है कि असेंबली भवन में फेंके गए बमों से वहां की एक खाली बेंच को ही कुछ नुकसान पहुंचा और तकरीबन आधे दर्जन लोगों को मामूली सी खरोंचें भर आईं। सरकारी वैज्ञानिकों ने कहा है कि बम बड़े जोरदार थे और उनसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसे एक अनहोनी घटना ही कहना चाहिए, लेकिन हमारे विचार से उन्हें वैज्ञानिक ढंग से बनाया ही ऐसा गया था। पहली बात, दोनों बम बेंचों और डेस्कों के बीच की खाली जगह में ही गिरे थे। दूसरे, उनके फटने की जगह से 2 फीट पर बैठे हुए लोगों को भी, जिनमें मिस्टर PR राव, मिस्टर शंकर राव और सर जॉर्ज शुस्टर के नाम गौरतलब हैं, या तो उन्हें बिल्कुल ही चोटें नहीं आई या फिर बहुत ही मामूली आई। अगर उन बमों में जोरदार पोटेशियम क्लोरेट और पिक्रिट एसिड भरा होता, जैसा कि सरकारी विशेषज्ञ ने कहा है, तो इन बमों ने उस लकड़ी के घेरे को तोड़कर कुछ गज की दूरी पर बैठे और खड़े लोगों तक को उड़ा दिया होता। और अगर उनमें कोई और भी शक्तिशाली विस्फोटक भरा जाता तो निश्चित ही वे असेंबली के ज्यादातर सदस्यों को उड़ा देने में समर्थ होते। यही नहीं, अगर हम चाहते तो उन्हें उस सरकारी कक्ष में ही फेंक सकते थे जो विशिष्ट व्यक्तियों से खचाखच भरा था, या फिर उस सर जॉन साइमन को ही अपना निशाना बना सकते थे, जिसके अभागे कमीशन ने हर एक विचारशील व्यक्ति के दिल में उसकी ओर से गहरी नफरत पैदा कर दी थी और जो उस समय असेंबली की अध्यक्ष दीर्घा में बैठा था। लेकिन इस तरह का हमारा कोई इरादा नहीं था और उन बमों ने उतना ही काम किया जितने के लिए उन्हें तैयार किया गया था। अगर उससे कोई अनहोनी घटना हुई तो यही कि वे निशाने पर यानी निरापद स्थान पर गिरे। इसके बाद हमने इस कार्य का दंड भोगने के लिए अपने आप को जानबूझकर पुलिस के हाथों समर्पित कर दिया। हम साम्राज्यवादी शोषकों को ये बता देना चाहते थे कि मुट्ठी भर आदमियों को मारकर किसी आदर्श को समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही 2 नगण्य व्यक्तियों को कुचलकर राष्ट्र को दबाया जा सकता है। हम इतिहास के सबक पर जोर देना चाहते थे कि परिचय चिन्ह या बास्तिय यानी फ्रांस की कुख्यात जेल, जहां राजनीतिक बंदियों को घोर यंत्रणाएं दी जाती थीं, वो भी फ्रांस के क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने में समर्थ नहीं हुए थे। फांसी के फंदे और साइबेरिया की खानें रूसी क्रांति की आग को बुझा नहीं पाई थीं। तो फिर क्या अध्यादेश और सेफ्टी बिल्स भारत में आजादी की लौ को बुझा सकेंगे? षड्यंत्रों का पता लगाकर या गढ़े गए षड्यंत्रों से नौजवानों को सजा देकर या एक महान आदर्श के स्वप्न से प्रेरित नवयुवकों को जेलों में ठूंसकर क्या क्रांति के अभियान को रोका जा सकता है? हाँ, समय से दी गई चेतावनी से बस शर्त है कि उसकी अनदेखी नहीं की जाए। लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं और बेकार की मुसीबतों से उनकी हिफाजत की जा सकती है। आगाह करने की ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर हमने अपना फर्ज पूरा किया है। समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं। दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने दाने के लिए मुहताज हैं। दुनिया भर के बाजारों को कपड़ा मुहैया करने वाला बुनकर अपने और अपने बच्चों के तन ढकने भर को भी कपड़ा नहीं पा रहा है। सुंदर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार तथा बढ़ई खुद गंदे बाड़ों में रहकर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं। इसके उलट समाज के जोंक शोषक पूंजीपति जरा जरा सी बातों के लिए लाखों का वारा न्यारा कर देते हैं। ये भयानक गैर बराबरी और जबरदस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल पुथल की ओर लिए जा रहा है। ये हालात
ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकते। साफ है कि आज का धनिक समाज एक भयानक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठकर रंगरलियां मना रहा है और शोषकों के मासूम बच्चे और करोड़ों शोषित लोग एक भयानक खड्ड की कगार पर चल रहे हैं। सभ्यता का ये महल अगर समय रहते संभाला न गया तो जल्द ही चरमरा कर बैठ जाएगा। देश को एक आमूल चूल बदलाव की जरूरत है और जो लोग इस बात को महसूस करते हैं उनका फर्ज है कि साम्यवादी सिद्धांतों पर समाज का पुनर्निर्माण करें। जब तक ये नहीं किया जाता और मनुष्य से मनुष्य का और एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र का शोषण, जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं, खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक मानवता को उसके दुखों से छुटकारा मिलना नामुमकिन है और तब तक युद्धों को समाप्त कर विश्व शांति के दौर की शुरुआत करने की सारी बातें महज ढोंग के अलावे और कुछ भी नहीं है। क्रांति से हमारा मतलब आखिरकार एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना से है जो इस तरह के संकटों से बरी होगी और जिसमें सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य को हर जगह मंजूर कर लिया जाएगा और इस वजह से स्थापित होने वाला दुनिया की एकता पीड़ित मानवता को पूंजीवाद के बंधनों से और साम्राज्यवादी युद्ध की तबाही से छुटकारा दिलाने में कामयाब हो सकेगा। ये है हमारा आदर्श और इसी आदर्श से प्रेरणा लेकर हमने एक सही और पुरजोर चेतावनी दी है। लेकिन अगर हमारी इस चेतावनी पर गौर नहीं किया गया और मौजूदा हुकूमत उठती हुई जनशक्ति की राह में रोड़े अटकाने से बाज नहीं आई तो क्रांति के इस आदर्श को पूरा करने के लिए एक भयंकर जंग का छिड़ जाना अनिवार्य है। सभी बाधाओं को रौंद कर आगे बढ़ते हुए उस जंग का नतीजा सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र के स्थापना के रूप में होगी। ये अधिनायक तंत्र क्रांति के आदर्शों को पूरा करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। आजादी हर इंसान को जन्म के साथ मिला हुआ अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना ही श्रमिक वर्ग का आखिरी मकसद है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा बेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद।